दोस्तों, अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में आज हम लोग जो एक नया शासन व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं, उस शासन व्यवस्था का नाम है लोहरा जनजाति शासन व्यवस्था। आज इस शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इस शासन व्यवस्था का अंतिम रूप में हम लोग इस समझने का प्रयास करेंगे कि इस लोहरा जनजाति शासन व्यवस्था की अपनी कोई क्या विशेषता थी, इनकी क्या कोई राजनीतिक संगठन था, अगर राजनीतिक संगठन था तो इनका क्या क्या कार्य था, और अगर नहीं था तो किस कारण से इस राजनीतिक संगठन नहीं था इस लोहरा जनजाति शासन व्यवस्था में। तो हम लोग देखेंगे आज की क्लास में लोहरा जनजाति शासन व्यवस्था। लोहरा जनजाति शासन व्यवस्था, ठीक है। लोहरा जनजाति शासन व्यवस्था, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इस लोहरा जनजाति शासन व्यवस्था हम लोग देखेंगे कि क्या वास्तव में लोहरा जनजाति झारखंड में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी जनजातियां, मोस्ट अधिकांश जनजातियां किस प्रजातीय समूह से संबंधित थे, तो यहां आपका उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से। तो ठीक यह भी जनजाति संबंध रखती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से। मतलब प्रजातीय जो दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संबंधित है किस समूह से? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से लोहरा जनजाति संबंधित है। अब इसका बात करें कि लोहरा जनजाति जो शासन व्यवस्था है, इस लोहरा जनजाति का झारखंड के किस किस क्षेत्र में इसका केंद्रण है अर्थात पाया जाता है। तो अगर हम क्षेत्र विस्तार की अगर हम इसे बात करें तो क्षेत्र विस्तार आप देखेंगे, क्षेत्र अगर हम देखें, इसका क्षेत्र के बारे में अगर हम देखा जाए तो क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो आप देखेंगे जो आपका पूर्वी हिस्सा में आपका जो पड़ता है, ये आपका संथाल परगना। मुख्य रूप से जो आप देख पा रहे होंगे कि संथाल परगना जो था, ये पूरा का पूरा इस क्षेत्र में आपका लोहरा जनजाति मिल जाएगा। आप देखेंगे पलामू में भी आपका जनजाति पाया जाता है। पलामू जिला, झारखंड के पलामू जिला, कुछ हिस्सा में सिंहभूम में पाया जाएगा, सिंहभूम में, कुछ हजारीबाग में, और या कुछ रांची में भी यह जनजाति पाई जाती है। तो संथाल परगना, पलामू, सिंहभूम, हजारीबाग, रांची, इन क्षेत्रों में लोहरा जनजाति पाया जाता है। लेकिन एक बात है कि इन जनजाति जो होते थे किसी दूसरे जातियों के साथ मिलजुल करके मिश्रित रूप में रहते थे। अन्य जातियों के साथ मिलजुल करके मिश्रित रूप से रहते थे, इसलिए इसकी कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। मतलब यहां देखें तो राजनीतिक संगठन की बात करें, राजनीतिक अगर हम इस संगठन की बात करें, राजनीतिक संगठन, क्या इस जनजाति का, लोहरा जनजाति का कोई अपना राजनीतिक संगठन था जिस संगठन से अपने समाज को, अपने शासन व्यवस्था को रेगुलेट कर सके? तो आप देखेंगे जवाब आएगा कि राजनीतिक संगठन व्यवस्था, इसका अपना कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। ठीक है, नहीं, अपना कोई राजनीतिक संगठन क्यों नहीं था भाई? तो कारण क्या बताए हम कि यह जो जनजाति है वह अन्य जनजातियों के साथ, अन्य जातियों के साथ गांवों में मिलजुल करके रहते थे, जिसके कारण अपना राजनीतिक संगठन नहीं बना पाया, जिसके कारण इस व्यवस्था में अपना कोई राजनीतिक संगठन इन लोगों का नहीं था। समझ पा रहे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे समझ पा रहे होंगे इस चीज को कि राजनीतिक संगठन क्यों नहीं था, क्योंकि यह जनजाति क्या थी, अन्य जातियों के साथ गांव में मिलजुल करके रहते थे। यही कारण था कि अपना राजनीतिक संगठन नहीं बनाया था।
हालांकि अगर बात करें इस जनजाति शासन व्यवस्था की, तो इनकी अपनी एक जातीय पंचायत थी। क्या थी? जातीय पंचायत थी। हालांकि इसकी अपनी एक क्या थी? जातीय पंचायत मौजूद थी। जातीय पंचायत का मतलब ये होता है कि अपना जाति के लोगों में एक पंचायत बुलाया जाता था। तो जातीय पंचायत का जो कार्य होता था, विशेष रूप से देखेंगे कि जो झगड़े होते थे, आपसी विवाद होते थे, उस मामला का निपटारा जो करता था, कौन करता था? ये आपका जातीय पंचायत या जातीय पंचायत करता था। तो यहां देखेंगे ये मामला क्या क्या कार्य करते थे। तो आप देखेंगे यहां जातिगत समस्याओं का निदान करते थे, जातिगत समस्याओं का समाधान करते थे, आपसी विवादों का निपटारा करते थे, आपसी विवादों का निपटारा। ये कॉमन है, ये सारी बातें कॉमन है जो आपको याद रखना चाहिए। इतना बार बता चुके हैं कि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं हर एक जनजाति शासन व्यवस्था में पाई जाती है। लेकिन जातीय पंचायत में अपना एक नियम कानून होता है। इस जातीय पंचायत की एक परंपरागत कानून होता है, जिसके तहत क्या होता है, इसके तहत अगर जातीय पंचायत की हम बात करें तो इसका एक परंपरागत कानून होता है, नियम होता है, नियम होता है। ठीक है, तो जातीय पंचायत का हालांकि एक परंपरागत नियम होता है जो प्राचीन काल से इन लोगों के बीच में एक बहुत लंबे काल से जो कानून समाज में चलते आ रहा था इस जातीय जनजातीय व्यवस्था में, वही जनजातीय शासन व्यवस्था आज भी यहां मौजूद है। ये परंपरागत कानून नियम इसके पाए जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जातीय पंचायत के बाद एक था आपका अंतर ग्रामीण परिषद का निर्माण करता है। एक विशेष परिस्थिति में अंतर ग्रामीण संगठन का निर्माण करता है। क्या करता है? अंतर ग्रामीण संगठन। जी हां दोस्तों, यहां देखेंगे कि अंतर ग्रामीण संगठन का निर्माण करता है इस जातीय व्यवस्था। लेकिन यह जो अंतर ग्रामीण संगठन का जो निर्माण होता है, अंतर ग्रामीण संगठन का निर्माण क्लियर है आप लोग? का निर्माण। तो अंतर ग्रामीण संगठन का निर्माण जो होता है कब होता है? विशेष परिस्थिति में होता है। विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति, ठीक है, एक विशेष मौके पर होता था, एक विशेष परिस्थिति पर होता था। विशेष मौके पर क्या होता था कि अंतर ग्रामीण संगठन का निर्माण होता था। वह मौका क्या हो सकता था? अगर दो गांवों के बीच में झगड़ा हुआ हो, या दो गांवों में कुछ व्यवस्थाएं होती हो, या दो गांवों में आपसी तनाव होता होगा, झगड़ा होता होगा, तो वैसी परिस्थिति में क्या होता था कि विशेष परिस्थिति में अंतरग्रामीण संगठन का निर्माण किया जाता था। और इस अंतरग्रामीण संगठन के सदस्य कौन कौन होते थे साथियों? तो इसे याद रखने की बात है कि अंतरग्रामीण संगठन का निर्माण होता था कि दूसरे गांवों का लोहार को आमंत्रित किया जाता था। दूसरे इसके जो सदस्य होते थे विशेष परिस्थिति में, तो दूसरे गांवों का लोहार होते थे। कौन होते थे? दूसरे गांव के लोहार को आमंत्रित करते थे, बुलाते थे। और क्या होता था, यह लोग जो आते थे तो ये 2 से 1 या 2 से अधिक गांवों का क्या करते थे, ये मामला का सॉर्ट आउट करते थे। क्या करते थे? 2 गांवों के मामलों का सॉर्ट आउट करते थे। ये देख रेख करते थे 2 गांवों का मामला, 2 गांवों का मामला सुलझाते थे। ठीक है, सुलझाते हैं। तो कौन सुलझाते हैं यहां समझिएगा आप धीरे धीरे। जातीय पंचायत जो थी, जातीय पंचायत हमने देखे कि परंपरागत कानून नियम अपना इसका रहता है, लेकिन इसी के बीच में एक अंतर ग्रामीण संगठन का निर्माण किया जाता है। गांव के बीच में ही एक संगठन बनाया जाता है, 2 गांव के बीच में मिलकर के एक संगठन बनाया जाता है। और उसी में क्या होता है कि किसी विशेष मौके पर अगर 2 गांव के बीच में या एक गांव के बीच में झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो वैसी परिस्थिति में दूसरे गांवों के लोहार को बुलाया जाता था। क्यों भाई? क्योंकि
इस दो गांवों के मसला को सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए। तो अंतर्ग्रामीण संगठन का सदस्य कौन होते थे? तो दूसरे गांव का कौन होते थे? लोहार। जब दूसरे गांव का लोहार आते थे उसके बाद क्या होता था? अंतर्ग्रामीण संगठन का निर्माण होता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस समाज में, इस लोहारा जनजाति शासन व्यवस्था में आप देखेंगे कि केंद्रीकृत परिवार था। केंद्रीकृत परिवार था। केंद्रीकृत परिवार था। केंद्रीकृत परिवार कहने का मतलब था एक सामूहिक मिश्रित, क्या था? एक जुटा हुआ, अलग नहीं, एक साथ समाज संचालन होता था, सभी मिलजुल करके रहते थे इस लोहारा जनजाति शासन व्यवस्था में। हालांकि क्या था कि इस समाज में, इस शासन व्यवस्था में एक पत्नी रखने का प्रचलन था। क्या था? एक पत्नी प्रथा प्रचलन थी। इस समाज में क्या थी? एक पत्नी प्रथा प्रचलन थी। इस समाज में एक पत्नी प्रथा प्रचलन थी। हालांकि बहुपत्नी भी रखा जाता था, बहुपत्नी प्रचलन भी था। क्या था? हालांकि बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। हालांकि बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। मतलब बहुपत्नी का मतलब एक से अधिक पत्नी रखने का, ठीक है? एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा थी इस जनजातीय शासन व्यवस्था में। लेकिन केंद्रीकृत होने के नाते एक पत्नी प्रथा प्रचलन थी। एक पत्नी रखने का ही क्या था? समाज में अधिकार था, प्रथा था, प्रचलन था। लेकिन कहीं कहीं आपको दिख जाएगा इस समाज में बहुपत्नी भी लोग रखते थे, एक से अधिक पत्नी रखते थे। हालांकि अभी भी आप देखेंगे कि अभी का समय भी क्या हो गया? बदलाव हो गया है। अभी आप देखेंगे कि आप अभी के समय में आप देखेंगे कि एक नया तरीके, यही चीज आ गया है एक नया फैशन के दौर में। अभी दोस्त बनाया जाता है कि नहीं? मेल और फीमेल के रूप में अभी देखते हैं। अब यहां बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि लोहारा जनजाति शासन व्यवस्था में इन बातों पर आप विशेष फोकस करेंगे। यहां बात करें तो यहां एक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहां याद रखने की जो बात की जा गई है वह आप इसे अंतर्ग्रामीण संगठन का निर्माण को याद रखेंगे। इस अंतर्ग्रामीण संगठन का निर्माण कैसे होता है? तो दूसरे गांवों के लोहारों से होता है। क्लियर है आप लोग? इसका क्षेत्र विस्तार देख लेंगे और किस प्रजातीय समूह से यह संबंधित है, यहां तक इसकी बातचीत थी। अब हम बात करते हैं अगला जो जनजाति शासन व्यवस्था है वह है सबर जनजाति शासन व्यवस्था। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सबर जनजाति शासन व्यवस्था। इसमें कोई भी परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको विशेष करके आपको याद रखने की आवश्यकता है कि कुछ टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पर आपका हर एक जनजाति शासन व्यवस्था में है, तो कभी भी उठा के दे सकता है। तो आप किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लीजिएगा, नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। अगर जिस टॉपिक को विद्यार्थी नजरअंदाज करता है तो एग्जामिनर का जो नजर होता है उसी टॉपिक से चला जाता है और एग्जामिनेशन पेपर में आता है तो पता चलता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी गलती आप लोग भूल करके नहीं करेंगे, हर एक टॉपिक को आप कंप्लीट करें। आइए देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे सबर जनजाति शासन व्यवस्था। सबर जनजाति शासन व्यवस्था। सबर जनजाति शासन व्यवस्था। ठीक है, यहां हम बात करेंगे सबर जनजाति शासन व्यवस्था। सबर जनजाति शासन व्यवस्था। सबर जनजाति शासन व्यवस्था। ठीक है, तो सबर जनजाति शासन व्यवस्था को हम लोग देखेंगे कि ये जो सबर जनजाति जो है ये वास्तव में यह जो है झारखंड के किस किस क्षेत्र में पाया जाता है, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से उसे हम देखते हैं। पहले इसका अगर हम देखें क्षेत्र विस्तार, अगर इसका हम क्षेत्र विस्तार की बात करें तो यहां भी आप देखेंगे कि यहां जो आपको मिलेगा संथाल परगना का जो क्षेत्र है यहां भी आपका सबर जनजाति देखने को मिल जाएगा। कौन? संथाल परगना। कौन? संथाल परगना। लेकिन इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से
ये जो जनजाति जो पाई जाती है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सिंहभूम, कहां पाई जाती है? सिंहभूम में, ठीक है, मुख्य रूप से पाई जाती है, मुख्य रूप से। हालांकि इन लोग भी पाया जाता है, इधर भी आपका संथाल परगना में छिटपुट मिल जाएगा, लेकिन सिंहभूम में आपको क्या मिलेगा? मुख्य रूप से पाया जाएगा। गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, ये सारा इलाका में भी आपको मिल जाएगा। गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, ठीक है, सिंहभूम आप देख लिए। क्योंकि अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे कि सबर जनजाति का मुख्य रूप से किस जिला में विस्तार है, तो आप देखेंगे या किस क्षेत्र में विस्तार है, तो आप देखेंगे कि सिंहभूम क्षेत्र में अधिकांशता इसका क्या है? विस्तार है। यहां तक कि आपको देखेंगे कि पलामू में भी आपका विस्तार पाया जाता है। और आपका ये मानभूम का इलाका जो है, मानभूम मतलब समझ पा रहे होंगे, मानभूम का मतलब वर्तमान का धनबाद, वर्तमान का धनबाद, तो यहां देखेंगे पलामू में भी पाया जाता है। तो इसका क्षेत्र विस्तार देखें तो पलामू में भी और इसका धनबाद में भी पाया जाता है, ठीक है। सबर जनजाति शासन व्यवस्था इस क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस सबर जनजाति का कुछ भाग हैं जो उपवर्ग के रूप में हम देख सकते हैं। इसका कुछ पार्ट्स हैं, कुछ जातियां इसका क्या है कि बढ़ चुकी है, विभाजित हो चुके हैं। तो इसका अगर हम उपवर्ग के रूप में देखें, इसका उपवर्ग के रूप में देखें, सबर जनजाति का अगर उपवर्ग देखें तो तीन उपवर्ग, यहां तीन उपवर्ग नहीं, 4 उपवर्ग इसमें शामिल है। कितने? 4 उपवर्ग। तो अगर हम बात करें तो उपवर्ग कितने हैं? 4 भागों में इसे विभक्त हो गया है। सबर जनजाति पाए जाते हैं 4 उपवर्गों में, अर्थात 4 भागों में बट चुके हैं। एक आप देखेंगे जो आपका जो उपवर्ग अगर हम देखा जाए तो इसमें देखेंगे बासु। कौन? बासु। बासु एक सबर जनजाति का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। एक दूसरा देखेंगे जाहरा। क्या है? जाहरा। तो बासु हो गया, जाहरा हो गया, और एक आपका देखेंगे जटापति। जटापति, जटापति, बासु, जहरा और एक आपका जटापति, और एक आप देखेंगे जो चौथा अगर उपवर्ग बात करें तो झरा है। कौन? झरा। झरा, ठीक है, चौथा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं बासु, जहरा, जटापति और झरा, ये सबर जनजाति का उपवर्ग है। 4 उपवर्ग। कितने? 4 उपवर्ग। अगर आपसे यहां देखा जाए तो 4 उपवर्ग हैं, बासु, जहरा, जटापति, झरा। लेकिन आप देखेंगे कि ये बासु, जहरा और जटापति जो है, ये तीनों जो पाए जाएंगे उपवर्ग, ये तीनों उपवर्ग जो पाए जाते हैं, ये उड़ीसा क्षेत्र में पाए जाते हैं साथियों। किधर? उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो पाए जाते हैं, ये तीनों ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। कहां पे? उड़ीसा में। बासु, जहरा और जटापति, ये सबर जनजाति का जो भाग है, ये तीनों उड़ीसा राज्य में देखने को मिल जाएगा। एक बच रहा आपका झरा। झरा देखेंगे ढालभूम में निवास करती है। कहां पे? ढालभूम में। ढालभूम, ठीक है। तो झरा जो है ढालभूम में निवास करती है। ढालभूम, मुख्य रूप से ढालभूम में निवास करती है। तो झरा आप देखें कि ढालभूम में निवास करती है। तो सबर जनजाति शासन व्यवस्था को हम लोग देखें कि इस प्रकार से देखें हम लोग कि 4 वर्गों में बांटा गया, बासु, जहरा, जटापति और एक झरा। तो झरा जो ढालभूम क्षेत्र में पाया जाता है, और ये तीनों जो है ये आपका उड़ीसा हो गया, और ये आपका कहां? झारखंड हो गया, ढालभूम का जो क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं ये जो सबर जनजाति का जो उल्लेख मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसका उल्लेख महाकाव्यों में भी मिलता है, ठीक है। महाकाव्यों में भी इसका मिल जाता है, सबर जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो सबर जनजाति का जो उल्लेख मिलता है किस महाकाव्य में या किस साहित्य में मिलता है, तो आप देखेंगे इसका उल्लेख की अगर बात करें तो रामायण में इसका उल्लेख किया गया है। कहा? रामायण में, ठीक है। तो सबर जनजाति का जो उल्लेख किया गया है, कहां किया गया है साथियों? रामायण में किया गया है। लेकिन हालांकि इसमें क्या है कि इस जाति व्यवस्था का अपनी एक क्या थी? परंपरागत
पंचायत होती थी। इस जाति व्यवस्था में या इस जनजाति शासन व्यवस्था में एक परंपरागत पंचायत यहां भी शामिल थी। तो परंपरागत पंचायत ठीक है, तो परंपरागत पंचायत होती थी और इस परंपरागत पंचायत के जो मुखिया होते थे, प्रधान, कौन? प्रधान, जो प्रधान होते थे या प्रमुख होते थे, प्रमुख यहां लिख दे, तो परंपरागत पंचायत के प्रमुख को प्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रधान, प्रधान, ठीक है। तो परंपरागत पंचायत के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। इसका मतलब यह बात है कि किस जनजातीय शासन व्यवस्था में परंपरागत पंचायत का प्रमुख या मुखिया प्रधान होता था। तो आपका सही उत्तर होगा सबर जनजाति में। इस प्रकार से आपका एग्जामिनर सवाल बना सकता है। अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करे तो इसको क्या कर देगा? सेंटेंस में तब्दील कर देगा, कूट में दे देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि परंपरागत पंचायत का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, उस मुखिया को कहा जाता था, इस व्यवस्था में प्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रधान। लेकिन इस प्रधान का एक सहयोगी होता था, गोड़ाइत। गोड़ाइत, इस प्रधान का एक सहयोगी होता था जिसका नाम था गोड़ाइत। सहयोगी अगर देखा जाए तो क्या था? गोड़ाइत। इसे याद रखेंगे, प्रधान का सहयोगी जो था वह कौन था? गोड़ाइत। गोड़ाइत, गोड़ाइत आप देखेंगे कि अभी भी गोड़ाइत किसी किसी गांव में मिल जाएगा, ठीक है। गोड़ाइत भी बोला जाता है, अभी भी किसी भी गांव में मिल जाएगा। प्रधान आप देखेंगे कि सहयोगी ये हो गया आपका गोड़ाइत। इस प्रधान का सहयोगी कौन थे? गोड़ाइत। साथ साथ में तो प्रधान के तो गोड़ाइत क्या थे? सहयोगी थे। लेकिन साथ साथ में गोड़ाइत जो था एक संदेश वाहक भी था। संदेश वाहक का मतलब क्या होता है? तो संदेश वाहक का साथियों, संदेश वाहक का मतलब होता है कि इस प्रधान की बातों को जनता तक पहुंचाना। इस प्रधान के द्वारा लिए गए निर्णयों को उस समाज तक, जनता तक, लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। और जनता में जो भी समस्या होती थी उन समस्याओं को प्रधान के पास पहुंचाने का कार्य कौन करता था? गोड़ाइत करता था। तो ये जो गोड़ाइत जो था वह एक संदेश वाहक था। क्या था? संदेश वाहक का भी कार्य करता था। संदेश वाहक का भी कार्य करता था। तो एक संदेश वाहक था और साथ यह जो पद जो था, सहयोगी का जो पद था, यह जो पद था वह क्या था? वंशानुगत था। यह पद जो था वंशानुगत था। इस सहयोगी का जो पद था, संदेश वाहक का जो पद था, यह वंशानुगत था। वंशानुगत, समझ पा रहे हैं? वंशानुगत पद था ये, ठीक है। तो यहां आप समझ पा रहे हैं कि एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो आपके एग्जाम में पूछा जाने की संभावना बनती है इस टॉपिक से, तो ये जो सवाल है यहां से बन पा रहा है आपका। एक उपवर्ग याद रखेंगे, बासु जहरा जटापति। बासु जहरा जटापति ये आपका उड़ीसा राज्य में मिलेगा आपको ये जनजाति। जबकि झरा जो मिलेगा वो झरा आपका ढालबुम के इलाका में मिलेगा। ढालबुम मतलब झारखंड। अब यहां जो वंशानुगत की हम बात करते हैं तो परंपरागत पंचायत, हालांकि वर्तमान समय में सरकारी पंचायत आ जाने से इस पंचायत धीरे धीरे गौण होता चला जा रहा है। तो सरकारी पंचायत आने से क्या हो रही है कि यह जो पंचायत हो जा रही है, क्या हो जा रही है? कमजोर। सरकारी पंचायत आने से क्या हो जा रही है? आने से कमजोर होती चली जा रही है। कमजोर लिख दे रहे हैं, या लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इस बात को समझिएगा कि अभी वर्तमान समय में हर एक पंचायत में सरकारी पंचायत आ चुकी है, क्योंकि उस मामला का जो समस्या का समाधान करता है वो सरकार द्वारा जो, या सरकार के द्वारा जो, सरकार द्वारा चुनी गई जो सरकार हमारे गांव के होते हैं। सरकार का कहने का मतलब जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है। आप देखें कि हमारे गांव में अभी मुखिया का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है। तो ये जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सरकारी के तहत से ही इन लोगों का चुनाव होता है, सरकार की तरफ से ही लड़ा जाता है। तो ये सरकारी एजेंट के रूप में हम कह सकते हैं, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं? वोट देते हैं और उसे जीतते हैं और अपना नेता मानते हैं। क्यों मानते हैं?
क्योंकि हमारी समाज को क्या करेगा, एक संरक्षण देगा, प्रोटेक्शन देगा, लोगों की समस्याओं को समाधान करेगा, इसलिए हम लोग सरकारी पंचायत की अग्रसर होते चले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्या, सरकारी पंचायत आने से पहले क्या किसी भी समाज में फैसला नहीं होता था, किसी भी समाज का जो समस्या होता था उसका निदान नहीं किया जाता था, लेकिन एक अपनी एक परंपरागत जातिगत व्यवस्था के आधार पर होता था, जातिगत पंचायत के आधार पर होता था। तो ठीक उसी प्रकार यहां भी अपनी परंपरागत पंचायत के रूप में प्रधान के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान किया जाता था। अब यहां बात करते हैं कि सबर जनजाति का जो भाषा है, अगर हम बात करें भाषा, तो इनकी भाषा मिलीजुली भाषा है। तो इनकी जो भाषा है, यहां देखेंगे 3 तरह का भाषा ही बोल देते हैं। इनकी भाषा जो है उड़िया भी बोल देते हैं, क्या उड़िया भी बोलते हैं, बंगला भी बोल देते हैं। इनकी भाषा अगर हम देखें तो उड़िया भी बोलते हैं, बांग्ला भी बोलते हैं, और क्या हम लोग देखते हैं बांग्ला के साथ साथ आप देखेंगे हिंदी भी यह बातचीत करता है, हिंदी भाषा भी, ठीक है, हिंदी भी क्या करता है, इनकी भाषा है। मतलब सबर जनजाति आप देखेंगे ये बंगला, ठीक है, बांग्ला भी बोलता है, उड़िया भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि ये जो हमारा संथाल परगना का हिस्सा है, सरायकेला खरसावां का हिस्सा है, आप देखेंगे धनबाद का जो हिस्सा है, ये हिस्सा आप क्यों ये 3 भाषा हम क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं साथियों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो जनजातियां हैं ये उड़ीसा में भी पाया जाता है और ये आपका झारखंड में पाया जाता है। तो झारखंड का इलाका और साथ साथ आपको कौन सा, बंगाल में भी पाया जाता है। तो बंगाल से ही हमारा धनबाद भी सटा हुआ है, हमारा देखेंगे सरायकेला खरसावां भी सटा हुआ है। तो इस प्रकार से इस जनजाति भी क्या है, ये तीनों भाषाएं ये मिश्रित रूप से बोलते हैं। तो इनकी भाषा, सबर जनजाति की भाषा देखेंगे उड़िया भी, बांग्ला भी और हिंदी भी। लेकिन यहां पर देखेंगे कि परंपरागत नियम कानून के तहत ही इस समाज का, इस व्यवस्था को क्या किया जाता था, नियंत्रण किया जाता, रेगुलेट किया जाता। यहां अगर हम बात करें नियंत्रण का, इस समाज का अगर नियंत्रण होता था तो नियंत्रण का मतलब क्या, परंपरागत कानून से, परंपरागत कानून जो समाज में बनाया गया, परंपरागत कानून के नियंत्रण के द्वारा इस जनजाति शासन व्यवस्था को क्या किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था, नियंत्रण किया जाता था। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां कोई सरकारी व्यवस्था, सरकारी कानून नहीं थी उस वक्त। तो जब उस कानून नहीं था तो समाज के द्वारा बनाया गया जो कानून था उसी कानून को फॉलो करते हुए ये सबर जनजाति अपनी शासन व्यवस्था को क्या करते थे, रेगुलेट करते थे। लेकिन एक बात है कि जब ये हम लोग इतना समाज शासन व्यवस्था में देखें तो कहीं ना कहीं इस सबर जनजाति शासन व्यवस्था में हम लोग पहले भी देखते आ रहे हैं कि ये जो मामला आते होंगे, कुछ मामलाएं घटना घटती होगी, तो कौन कौन सा ये मामला निपटारा करते थे। तो निपटारा की अगर बात देखें तो सामाजिक रूप, अगर हम बात करें सबर जनजाति जो था सामाजिक मामला का निपटारा भी करता था, धार्मिक से संबंधित विवादों का भी निपटारा करता था, और सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, और आर्थिक क्षेत्रों से भी, आर्थिक मामला का भी ये निपटारा करता था किस सबर जनजाति के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कि सबर जनजाति जो शासन व्यवस्था को रेगुलेट कर रहा था उस सामाजिक क्षेत्रों को भी वह क्या करता था, रेगुलेट करता था। धर्म से संबंधित जो विवाद होता था उन विवादों का भी निपटारा कौन करता था, ये सबर जनजाति के लोग करते थे। ठीक है, विवाद कौन करता था, सबर जनजाति के लोग करते थे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहां हम देखेंगे कि यहां अपनी एक क्या होती थी कि विधवा विवाह का प्रचलन, यहां क्या था, बाल विवाह का प्रचलन यहां मौजूद था। विधवा विवाह और बाल विवाह का प्रचलन मौजूद था। विधवा विवाह और बाल विवाह प्रचलन था। ठीक है, बाल विवाह प्रचलन था, विधवा विवाह, बाल विवाह इस जनजातीय शासन व्यवस्था में क्या था, प्रचलन था। प्रचलन था मतलब ये बाल विवाह होता था, लड़कियों को शादी जो होता था, बच्चियों का जो शादी होता बड़ी
कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में क्या होता था, कर दी जाती थी। और विधवाओं का, जो विधवा जिसके पति मर जाते थे, उन पत्नी का भी विवाह, संपन्न विवाह कराया जाता था या होता था। इस किस जनजाति में, तो सबर जनजाति में। तो यहां देखेंगे कि सबर जनजाति में भी, अब एक बात, ये सबर जनजाति को जो कहा जाता था, एक बात है पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। सबर जनजाति को क्या कहा जाता है, पहाड़ी खड़िया भी। यहां हम इक्वल लिख दे रहे हैं, इक्वल। सबर जनजाति को क्या कहा जाता है, सबर जनजाति को क्या कहा जाता है, पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। क्या, पहाड़ी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, यहां लिख दे रहे हैं पहाड़ी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। तो आप देखें कि सबर जनजाति को किस नाम से भी पुकारा जाता है, तो पहाड़ी खड़िया के नाम से भी पुकारा जाता है। किस समाज में विधवा विवाह प्रचलन था, किस जनजातीय शासन व्यवस्था में विधवा विवाह प्रचलन था, तो आपका उत्तर होगा सबर जनजाति में। किस जनजाति में विधवा बाल विवाह प्रचलन था, तो यहां आप देखेंगे कि सबर जनजाति में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि क्रमबद्ध रूप से आप यहां देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इन लोगों का समाज जो था, शासन व्यवस्था जो था, रेगुलेट हो रहा था। हालांकि यहां राजनीतिक चेतना का बहुत ही अभाव था। सबर जनजाति में क्या था कि राजनीतिक चेतना का क्या था, अभाव था। राजनीतिक क्षेत्र में इन लोगों का कोई लगाव उतना नहीं था। राजनीतिक क्षेत्र से इससे कोई भी उनकी ज्ञान नहीं थी कि कुछ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा जाए। तो राजनीतिक क्षेत्र जो था, राजनीतिक क्षेत्र से इनका ज्ञान का क्या था, अभाव था, इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं था। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि सवर जनजाति के इतने टॉपिकों को आप जरूर याद रखें। खास करके ये जो आपका जो टर्मिनोलॉजी जो शब्द आ रहा है, उन शब्दों का भी आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबर जनजाति शासन व्यवस्था। उसके बाद जो अंतिम हम लोग देखेंगे, माल पहाड़िया जनजाति शासन। यहां हम देख पा रहे हैं, अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे, माल पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था। एक बात यहां भी ध्यान रखेंगे कि सबर जनजाति में गोत्र व्यवस्था का अभाव था। गोत्र व्यवस्था का अभाव था, ये आप ध्यान रखेंगे कि यहां गोत्र नहीं पाया जाता था किसी भी प्रकार का। अब लोग नेक्स्ट जो अगला जो शासन व्यवस्था है हमारा, वह है माल पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था। आइए, माल पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था। अब हम लोग यहां माल पहाड़ी जनजाति शासन व्यवस्था की बात करते हैं। माल पहाड़िया माल पहाड़िया शासन, माल पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था, जनजाति शासन व्यवस्था। आप इसे देखेंगे कि माल पहाड़िया जनजाति शासन व्यवस्था जो है, ये जो माल पहाड़िया, ये अजीबोगरीब नाम भी लग रहा है। कई लोग तो नाम सुनकर के भी खुशी मना रहे होंगे कि जो नाम है बहुत ही बेहतरीन नाम है, इसे याद रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। खैर, ये माल पहाड़ियां, आपकी भावना को हम समझ पा रहे हैं। माल पहाड़ियां जनजाति शासन व्यवस्था, ये जो माल पहाड़ी जनजाति शासन व्यवस्था जो है, इसका जो अगर हम विस्तार की बात करें तो किस किस जिला में इसका विस्तार है, किस किस क्षेत्र में इसका विस्तार है, तो इसका अगर हम विस्तार की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो यहां देखेंगे एक आपका संथाल परगना में। कौन? संथाल परगना में, संथाल परगना। अगर दूसरा अगर हम बात करें तो देखेंगे पलामू में, धनबाद में। कहां पे? पलामू हो गया, धनबाद हो गया। ठीक है, आपका कहां सा? पलामू हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, सिंहभूम हो गया। कौन कौन सा? गिरिडीह, सिंहभूम। ठीक है, तो संथाल परगना आप देख पा रहे हो कि संथाल परगना जो सबसे ये कोना वाला जो हिस्सा है, कौन सा? जो कोना वाला हिस्सा है, आप देखेंगे यहां भी आपका क्या है, इस हिस्से में आपका संथाल परगना का क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे। संथाल परगना में जो झारखंड का मानचित्र आपको याद होगा, मेमोराइज होगा, तो आप देखेंगे कि इस इलाका में आपका जो आपका ये वाला इलाका है, ये आपका संथाल परगना के क्षेत्र में आता है। तो संथाल परगना, पलामू, धनबाद, गिरिडीह, सिंहभूम, और दो नाम, एक आपका हजारीबाग भी आता है, हजारीबाग, और एक आपका रांची।
ठीक है। तो ये जो जिला है कुछ जहां आपको माल पहाड़ी जनजाति मिल जाएगी। तो ये क्षेत्र हम कुछ ऐसे थे कि यहाँ माल पहाड़ी जनजाति शासन व्यवस्था को, अब इन क्षेत्रों में जो चलता था, इन लोगों की जो अपनी शासन पद्धति थी, वह क्या शासन व्यवस्था थी, इसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इन लोगों की राजनीतिक संगठन जो था, इन लोगों का राजनीतिक संगठन का जो इकाई था वह गांव होता था। राजनीतिक संगठन का जो इकाई होता था वह गांव, क्योंकि गांव से ही सारी समस्याओं का समाधान होता था। तो इन लोगों का जो राजनीतिक संगठन का जो इकाई था क्या था? अगर हम बात करें इनकी राजनीतिक संगठन की इकाई की बात करें तो इसकी राजनीतिक संगठन की इकाई जो थी वह क्या था? तो वह जो था गांव था। क्या था? गांव। इस गांव के द्वारा सभी मामलों का क्या किया जाता? निर्णय लिया जाता। अब इस गांव का जो बात हम देख रहे हैं, इस गांव का जो प्रधान होता है, इस गांव का अगर हम देखें प्रमुख जो होता है, ये प्रमुख अगर बात करें तो इसके प्रमुख को बोलते हैं मांझी। क्या बोलते हैं साथियों? मांझी। यह जो मांझी है साथ साथ ग्राम पंचायत का भी मुखिया होते हैं। ये जो मांझी जो है, यह मांझी साथ साथ किसके मुखिया है? ग्राम पंचायत के भी मुखिया। ये ग्राम पंचायत के मुखिया होते थे, मुखिया होते हैं, साथ साथ ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं। ठीक है। यह जो मांझी है गांव के तो प्रमुख होते ही होते हैं मांझी, लेकिन साथ ही साथ ग्राम पंचायत के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। लेकिन एक बात यहां देखेंगे कि इस ग्राम पंचायत, इस मांझी को अगर हम देखा जाए तो इस मांझी का दो सहयोगी होता था, एक गोड़ाइत होता था, एक दीवान होता था। तो इस मांझी का दो सहयोगी अगर हम बात करें, इसकी सहयोगी की बात करें, मांझी का सहयोगी का हम बात करें, यही हम लिख दे रहे हैं सहयोगी। अगर सहयोगी हम बात करें तो एक आपका होता था गोड़ाइत और एक आपका होता था दीवान। क्या होता था? दीवान। तो ये दीवान और गोड़ाइत जो होता था वह मांझी का सहयोगी होता था। क्या होता था? मांझी का सहयोगी होता था। और ये जो ग्राम पंचायत होता था साथियों, यह जो पंचायत होता था, पंचायत का जो जितने भी सभी पद होते थे वह वंशानुगत होते थे। हम बता दें फिर से कि यह जो पंचायत, ग्राम पंचायत होता था, इस ग्राम पंचायत के जितने भी पद होते थे सभी पद वंशानुगत होते थे, वंश के आधार पर ही चलता था, ये वंशानुगत होता था। और साथ ही साथ क्या होता था कि इस पंचायत में जो शामिल होते थे उस गांव के वरिष्ठ लोग ही शामिल होते थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? गुड। ग्राम पंचायत में जो शामिल होते थे वह सदस्य कौन कौन होते थे? तो सदस्य कोई और नहीं था साथियों, उसी गांव के वरिष्ठ व्यक्ति थे, उसी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसी गांव के एक लंबे समय से जो तजुर्बा जिनके पास था वह व्यक्ति इस ग्राम पंचायत का सदस्य होता था। और साथ ही साथ यह जो पंचायत का जितने भी पद थे वो सारे के सारे क्या थे? सारे के सारे वंशानुगत था। यहां तक क्लियर है आप लोग? वंशानुगत था। तो यहां आप देख पा रहे हैं, यहां एक चीज है, ये गांव तो था लेकिन कई गांव मिलाकर के एक संगठन का निर्माण होता था। कई गांव मिलाकर एक संगठन का निर्माण करता था। ठीक है। कई गांव मिलाकर एक संगठन का निर्माण होता था। अब यह जो एक संगठन जो था, यह जो संगठन था, मतलब आप समझिएगा कि यह माल पहाड़ी जनजाति के जो गांव था उस गांव के प्रमुख तो मांझी था, लेकिन एक से अधिक गांवों को मिलाकर के एक संगठन बनाया गया और उस संगठन का जो मुखिया होता था, उस संगठन के मुखिया को कहा जाता था सरदार। क्या कहा जाता था? सरदार। तो इसकी मुखिया की अगर हम बात करें, यहां हम नीचे लिख रहे हैं, अगर इसकी मुखिया की हम बात करें तो इसका जो मुखिया होता था साथियों वह था सरदार। क्या? सरदार। इसे भी याद रखने की आवश्यकता है। कहीं कहीं सरदार है वो अलग बात है, ये सरदार याद रखिएगा। ठीक है। कहीं कहीं सरदार लिखा होता है लेकिन आप वहां मिस्टेक है, लेकिन आप ये से सरदार भी याद रखिएगा। कई गांवों में आप यहां देख रहे हैं कि सरदार जो था किसका मुखिया था? एक से अधिक गांव का मुखिया था। एक से अधिक गांव के क्या थे? मुखिया था सरदार। लेकिन एक गांव का जो मुखिया होता था कौन होता था? मांझी। अब यहां हम बात कर रहे हैं कि विशेष क्षेत्र में क्या होता था?
एक अधिकारी रखा जाता था विशेष क्षेत्र में। विशेष क्षेत्र का मतलब आप जान रहे हैं कि यहाँ पहाड़िया का बात किया जा रहा है। जो जनजाति पहाड़ी इलाकों में रहते थे, विशेषकर उन क्षेत्रों में पदाधिकारी नियुक्त किया जाता था। तो विशेषकर वह जो पहाड़ी होता था वह सालवन पहाड़ होता था। कौन? सालवन पहाड़। तो विशेष क्षेत्र के लिए आप देखेंगे, विशेष क्षेत्र के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त होता था, विशेष क्षेत्र। और उस विशेष क्षेत्र में जो होता था साथियों, वह सालवन पहाड़ होता था, सालवन पहाड़। इसी विशेष क्षेत्र में, इस विशेष क्षेत्र का जो पदाधिकारी होता था, वह पदाधिकारी का क्या नाम होता था? प्रमाणिक। क्या होता था? प्रमाणिक। इसके पदाधिकारी जो होते थे, उस पदाधिकारी का नाम था प्रमाणिक। प्रमाणिक, क्लियर है? प्रमाणिक मतलब इस जनजाति जो थे, सालवन पहाड़ के क्षेत्रों में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती थी, विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी। उस अधिकारी का नाम होता था प्रमाणिक। क्या होता था? प्रमाणिक। लेकिन एक बात यहां समझने की बात है कि प्रमाणिक जो पद था, वह मांझी से ऊंचा पद नहीं था। प्रमाणिक का जो पद था, यह मांझी से नीचा पद था, मांझी से नीचे स्तर का पद था। तो हम यहां लिख दे रहे हैं, प्रमाणिक जो था, यह मांझी से नीचे स्तर का पद था, मांझी से नीचे स्तर का पद था। क्लियर है? तो प्रमाणिक की बात हम कर रहे हैं। अब ये प्रमाणिक हम लोग देखें, अब विशेष क्षेत्र में यहां हम लोग देख लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि इनकी जो व्यवस्थाएं थी, अब इनकी जो अगर दंड की बात किया जाए, इस समाज की दंड की बात किया जाए, तो जाति बहिष्कार होता था। अगर कोई मामला आता था और उस मामला इस जो पंचायत के द्वारा इस पंचायत के, ग्राम पंचायत के द्वारा जो निर्णय दिया जाता था और उन निर्णयों को नहीं मानता था, उस व्यक्ति को क्या किया जाता था? दंडित किया जाता था। वह जो दंड था, दंड क्या था? तो दंड यह था साथियों कि उसे जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि संथालों में आप देखेंगे, वहां बिटलाहा शब्द का प्रयोग किया गया था। संथाल शासन व्यवस्था में हम लोग पढ़े थे, संथाल शासन व्यवस्था में, कि बिटलाहा जैसी अवधारणा थी। बिटलाहा का मतलब होता था सामाजिक बहिष्कार। बिटलाहा का जो अर्थ होता था वह था सामाजिक बहिष्कार था। लेकिन यहां जो अर्थ है, यहां दंड का अर्थ है केवल जाति बहिष्कार किया जाता था। तो यहां दंड के रूप में मेरे साथियों, दंड के रूप में जाति बहिष्कार किया जाता था, ना कि सामाजिक बहिष्कार, ना कि सामाजिक बहिष्कार। समझ में आ रहा है? ना कि बिटलाहा जैसी कोई भी अवधारणा यहां नहीं थी, बिटलाहा जैसी कोई भी अवधारणा यहां नहीं थी जनजाति में। तो आप केवल दंड की बात करेंगे तो यहां याद रखेंगे जाति बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार नहीं, सामाजिक बहिष्कार नहीं होता था। अर्थात बिटलाहा जैसी कोई भी अवधारणा यहां शामिल नहीं थी। अब माल पहाड़िया की बात अगर हम देखें तो यहां जो हम बात करते हैं, भाषा की बात करें इसका, तो इसकी जो भाषा है, इस जनजाति की जो भाषा है, इस जनजाति की भाषा है माल्टो। क्या नाम है? माल्टो। तो इन लोगों की जो भाषा है, उस भाषा जो बोलते हैं, उस भाषा का नाम है माल्टो। क्या नाम है? माल्टो। यह जो माल्टो है, यह माल्टो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। किस परिवार से? द्रविड़ परिवार से। द्रविड़ परिवार से संबंधित, द्रविड़ परिवार से संबंधित है। आप अपना नोट्स में जरूर बनाएं, आप अपने नोट्स में इस क्षेत्र को लिखें, जो टर्मिनोलॉजी है उसे लिखें, तो मुश्किल से शासन व्यवस्था आपका मुश्किल से 2 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारे का सारा। क्लियर है? तो इनकी भाषा अगर देखें तो इनकी भाषा क्या थी? माल्टो थी। अब इस माल पहाड़िया की 2 शाखाएं हैं, माल पहाड़िया की 2 शाखाएं हैं। तो 2 शाखा जो अगर देखा जाए तो एक माल पहाड़िया और एक सौरिया पहाड़िया। कौन? इसकी 2 शाखा, अगर 2 शाखा है, एक आपका माल पहाड़िया और एक सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया। क्लियर आप लोग? तो यहां आप देखें कि माल पहाड़िया 2 शाखाओं में बटा हुआ है। एक तो आपका माल पहाड़िया में
और दूसरा आपका कौन सा, सोरिया पहाड़िया में, या इसे मलेर पहाड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलेर पहाड़िया भी बोलते हैं। सोरिया पहाड़िया या मलेर पहाड़िया में, मलेर भी लिख लीजिए, मलेर भी आपको याद होना चाहिए, मलेर पहाड़िया। क्लियर है। तो ये दो शाखाओं में विभक्त था, एक तो आपका माल पहाड़िया और दूसरा सोरिया पहाड़िया। लेकिन ये जो माल पहाड़िया है, यहाँ एक माल पहाड़िया का मतलब क्या है, यहाँ समझिएगा कि यहाँ जो माल पहाड़िया का एक उपवर्ग है, माल पहाड़िया का एक उपवर्ग है, उस पहाड़िया का नाम है कुमार। क्या नाम है, कुमार पहाड़िया, कुमार माल पहाड़िया। ठीक है, कुमार माल पहाड़िया ऐसा माना जाता है कि माल पहाड़िया का एक उपवर्ग है कुमार पहाड़िया। ठीक है, कुमार पहाड़िया के नाम से। अब सोरिया पहाड़िया देख लिए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ जो शासन व्यवस्थाएं इनकी चल रही है, तो धीरे धीरे जो आपका एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो सवाल आने की संभावना है, उसको लेते हुए हम काम कर रहे हैं कि ये जो दो शाखा हो गया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बात है, इसमें एक व्यवस्था देखे थे, एक व्यवस्था हम लोग यहाँ इस बात को समझेंगे कि पिछले जो व्यवस्थाएं जो थी, वहां भी देखे थे कि गोत्र व्यवस्था का अभाव था, गोत्र का अभाव था। तो यहां भी माल पहाड़िया में क्या था, जिस प्रकार से सबर जनजातीय शासन व्यवस्था में देखे गोत्र का क्या था, अभाव था, ठीक उसी प्रकार माल पहाड़िया में भी गोत्र का अभाव था। क्या था, गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता था, गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता था, नहीं पाया जाता। ठीक है, गोत्र व्यवस्था का प्रावधान नहीं था, गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता है इसमें। तो माल पहाड़िया से संबंधित, इससे संबंधित, इस शासन व्यवस्था से संबंधित एक लेक्चर और आपके बीच में आएगा। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक में हम लोग कन्वर्ट कर जाएंगे, जो आपका जबरदस्त तरीके से आपके एग्जाम में काम आएगा, और हम परीक्षा के दृष्टिकोण से इस 30 दिन में कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। इतना जो लेक्चर जो है कॉन्सेप्चुअल के साथ आपको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर ये देखेंगे, और अब जो है आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।